हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे लेखक परिचय। लेखक का नाम साथियों क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोलते हैं। ये रहा उनका डायग्राम। तो देख लीजिए बाबा भीमराव अंबेडकर किस प्रकार दिखते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास एकदम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? आपके एग्जाम में पूछेगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बोलिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम था साथियों महू। क्या नाम था? गांव का नाम था महू, जो कि कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये साथियों एक दलित परिवार में जन्मे थे। कौन से परिवार में? दलित परिवार में जन्मे थे। मानव मुक्ति के पुरोधान बाबा साहेब अपनी समय के सबसे सुपिष्ट जनकों में से एक थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? न्यूयॉर्क से। कहाँ? न्यूयॉर्क से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ चल गए? लंदन चल गए। कहाँ चल गए? लंदन चल गए। उसके बाद उन्होंने कहाँ क्या क्या सीखा? उन्होंने साथियों संस्कृत का धार्मिक किया, पौराणिक और पुराने वैदिक वामदंड अनुवाद किए और जानकारियां इतिहास पढ़ा। सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थाएं प्रस्तुत की। क्या 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 साथियों देखिए। सबसे पहले इन्होंने संस्कृत की धर्म कथा सीखी। उसके बाद पौराणिक कहानियां थी, इन्होंने ये जानने का प्रयास किया। फिर वैदिक ग्रंथ जो थे, इन्होंने इसका अध्ययन किया। फिर ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक संस्थाओं का क्या क्या प्रस्तुत किया। सब मिलाकर ये वे इतिहास भीमामांस विदेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। क्या क्या ये बने साथियों? ये मीमांसक बने, विधितज्ञ बने, अर्थशास्त्री बने, शास्त्री बने और शिक्षा विवाद और धर्म दर्शन के रूप में इन्हें जाना गया। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। देखिए आगे इसमें क्या कहता है। आगे साथियों इसमें कहता है कि स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। बाबा साहब जो है स्वदेश में क्या किया? वकील का काम किया। समाज और राजनीतिक में बेहतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य दो व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। जब भी साथियों बाबा भीमराव अंबेडकर को किसी प्रकार की चिंता होती थी या समस्या होती थी, तो वे 3 व्यक्ति के पास जाते थे। इनका नाम याद रखिएगा। पहला नाम था बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फूले। ये नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये नाम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आगे कहता है कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ संपर्क के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, संविधान के निर्माता और बाबा भीमराव अंबेडकर को आज इन्हीं के रूपों में हम लोग जानकर क्या करते हैं? उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। डेट याद रखिएगा साथियों कि दिसंबर 1956 में बाबा भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई। कहाँ पे मृत्यु हुई थी? दिल्ली में हुई थी। जगह आप लोग नाम याद रखिएगा। अब देखिए साथियों उन्होंने कौन कौन से पुस्तक लिखे, आइए देखते हैं। तो देखिए उन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकों लिखी। जैसे पुस्तक का नाम हुआ द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेन्युइन एंड डेवलपमेंट, द अनटेंटलेस, हु आर दे हु आर
शूद्रास, बुद्धिज्म एंड बुद्धिनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉमस ऑन ल्यूमिनिस्ट स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इन पुस्तकों को साथियों बाबा साहेब ने लिखा। आगे कहता है कि हिंदी में उनका संपूर्ण वामदंड भारत के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। साथियों इन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी कि ये पुस्तक कुल मिलाकर कितना 21 खंडों में प्रकाशित हो गई थी। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हो गई थी। आपके एग्जाम में पूछेगा कि बाबा साहेब कितने खंडों में पुस्तकों को प्रकाशित किए, तो आप लोग आंसर मारिएगा 21 यानी कि 21। आगे देखते हैं साथियों आगे क्या कहता है। ज्यादातर जो पुस्तक थी साथियों वो इंग्लिश में लिखी हुई थी। किस चीज में? ज्यादा जो पुस्तकें थी इनकी वो इंग्लिश भाषा में लिखी हुई थी, इसलिए नाम भी इंग्लिश में है। थोड़ा पढ़ने में आपको कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन 1 से 2 बार पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या कहता है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललही सिंह यादव द्वारा दिए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का अछूत से चिंतित संपदा के साथ किया गया। अब देखिए साथियों एक पुस्तक जिसका नाम है जाति भेद का अनुच्छेद। ये जो पुस्तक किस में लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था साथियों इंग्लिश में लिखा हुआ था। इसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या नाम था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको कि हिंदी में ट्रांसलेट कौन किए थे? ललही सिंह यादव ने हिंदी में ट्रांसलेट किए थे। क्यों? क्योंकि साथियों उसमें इंग्लिश उतनी पढ़ी जाती थी नहीं, सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी, तो इसलिए ललही सिंह यादव ने क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर दिया। इसमें क्या क्या चीज था साथियों? इसमें जाति पाथी तोड़क मंडल था। क्या था? जाति पाथी तोड़क मंडल, जो कि साथियों पाकिस्तान लाहौर जो है उसमें वार्षिक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? उस समय वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 में। उसकी उपाधियों में ये भाषण बाबा साहब ने क्या किया था? सुनाया था। लेकिन भाषण इतनी कड़वी थी साथियों, किसी ने ये भाषण सुना नहीं। तो क्या किया? ललई सिंह यादव ने इसको रूपांतरण किया हिंदी में, उसके बाद ये भाषण को सुनाया। परंतु उनकी भी ये भाषण नहीं सुनी गई थी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जाति बात पाति का तोड़क के बारे में बताया गया था, तो इसलिए ये भाषण को क्या किया गया था? रद्द कर गया है। आगे क्या कहता है साथियों की परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजक की पूर्णता सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन में स्थापित हो गया या पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया। ये पुस्तक तो साथियों वार्षिक सम्मेलन में पढ़ा नहीं गया था, तो बाबा साहब ने क्या किया कि इन पुस्तक को स्वतंत्र पुस्तक के रूप में आदर दे दिया था। आगे कहता है कि प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अपशिष्ट संस्कारों के रूप में बराबर जाति प्रथा, मानवीयता, नैतिकता, न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विशेषता पूर्वक समाज आधारों, रूढ़ि पूर्वक और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रति पर भी यहाँ एक संप्रभात विविधता दृष्टि उभर कर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नगरों के लिए यह आलेख अत्यंत ही शिक्षाप्रद हो जाता है। अब देखिए साथियों क्या कहता है। ये जो पुस्तक लिखी गई थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसे पढ़ा नहीं गया था, तो इसने क्या किया साथियों कि बाबा साहब ने इन पुस्तक को स्वतंत्र पुस्तक के रूप में अवधारणा दे दी। अब साथियों चलते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित एक कहानी, जिसका नाम क्या है साथियों? जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है साथियों? कमेंट में बताइएगा आप लोग। श्रम विभाजन का मतलब होता है साथियों कामों का बंटवारा जाति के रूप में।
क्या चीज के रूप में? जाति के रूप में क्या किया गया साथियों? काम का बंटवारा कर दिया गया। अब देखिए जाति के रूप में काम का बंटवारा का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप जिस घर में जन्म लिए, आपका घर जिस जाति का होगा, जैसे कोई ना कोई आदमी किसी न किसी जाति से होता ही होता है। जैसे आप यादव के घर में जन्म लिए, तो यादव का काम क्या होता है? दूध बेचना। दूध बेचना काम होता है। तो आप यादव के घर में जन्म लिए तो आपका काम भी है कि हम जब बड़े हों तो हम भी वही काम करें। इसी का मतलब होता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि कामों को जाति के आधार पर क्या किया है? बांट दिया गया है। चलिए देखते हैं साथियों किस प्रकार बांटा गया है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट कहानी है और बहुत ही अच्छा मजेदार कहानी है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है इस कहानी में? कहानी में कहता है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषण की कमी नहीं है। लेखक कहते हैं, लेखक यहाँ कौन है? लेखक खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कहते हैं कि यह बड़ा ही आश्चर्य यानी कि सोचने लायक चीज है कि आज भी हम लोग जातिवाद के पोषण के युग में जीवित जी रहे हैं अपना जीवन। इसके पोषण कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क से क्या होता है कि संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन के रूप में भी हुई है। अब क्या हुआ कि लेखक कहते हैं कि बड़ा ही आश्चर्य बात है कि आज भी लोग जाति को मानते हैं। जाति क्या करती साथियों कि श्रम को बांट देता है, काम को बांट देता है। हम लोग जिस जाति में जन्म लेते हैं, लोग वही जाति के आधार पर हमारे कामों को देखता है। हम लोग किसी भी जाति में, जैसे कि मैं आपको यादव के एग्जाम्पल के लेकर समझाया कि यादव का घर में आप जन्म लीजिएगा तो क्या होगा कि दूध बेचने का कार्य चलेगा, तो आपका भी पेशा बन जाएगा कि आप भी बड़े होकर के दूध ही बेचिए। पढ़ना लिखना कोई मतलब नहीं साथियों, सिर्फ क्या है? दूध बेचिए, बस यही काम क्या है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति जो है ये एक अपवर्जक का काम करता है और श्रम विभाजन के साथ साथ ये श्रमिक विभाजन भी है। यानी कि श्रम विभाजन के साथ साथ क्या किया है साथियों, इसे काम के भी बंटवारे को बांध दिया गया है। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्याख्या श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अब देखिए साथियों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये पुस्तक लिखे तब का मैं बात बता रहा हूँ। तब भारत में जाति प्रथा को लेकर एक ऐसी पीड़ा मन में थी। लोग एक स्थान पर जगह में बैठते थे ना, तो उस स्थान पर लोग दूसरा आदमी बैठ नहीं सकता था। इस प्रकार का घृणा था। जैसे अगर एक चमार आदमी स्कूल आया, जाति उसका क्या है? चमार है। वो स्कूल में आया, जिस स्थान पर वो व्यक्ति बैठेगा उस स्थान पर उसके आसपास या आगे पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा वहां पर। इस प्रकार का साथियों घृणा था। ये कहाँ था ज्यादा? ये भारत में ज्यादातर मिलता था हम लोगों को देखने के लिए, विश्व में नहीं था। जाति प्रथा अंग्रेज लाया। अंग्रेज जब जिस समय आए तो उसमें क्या था? जाति प्रथा था, लेकिन परंतु जाति प्रथा क्या कि अंग्रेज लोग लाए नहीं थे, वो तो हम लोग के मन में ही था। इसी का फायदा उठाकर साथियों आज भारत को जो कहानी मिलती है कि अंग्रेज आए और लूट लिए। कैसे लूटे? यही जातिवाद के कारण।
अंग्रेज क्या किए, भारत को गुलाम बनाए। यही बात बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ज्यादातर जातिवादी कहाँ देखने को मिलता है, हमारे भारत में देखने को मिलता है। अब देखिए कहता है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रम विभाजन का समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिनसे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रतिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। अब देखिए क्या कहता है साथियों, जाति प्रथा को इस रूप में मानव बांट दिए हैं। अगर आपका मन कोई कार्य करने में नहीं है, जाति जो आपकी है वही काम कीजिएगा। समाज क्या किया साथियों की जब बच्चा माँ के गर्भ में ही रहेगा तब से ही उसका काम चुन लिया जाएगा कि ये जन्म लिया है इस जाति में तो ये काम भी यही चीज करेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल फिर से यादव का लेता हूँ। मान के रखिए कि आप में से कोई भी व्यक्ति, छोड़िए कि कोई भी व्यक्ति क्या किया, यादव में जन्म लिया। वो क्या है, अभी धरती पर आया ही भी नहीं है। क्या किया, धरती पर आया नहीं है, वो गर्भ में ही है। उसका पहले से ही निर्धारण कर दिया गया है कि यह जन्म लेगा, उसके बाद ये बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, दूध बेचने का ही काम करेगा। अगर उसे किसी और काम में मन लगता हो या नहीं लगेगा, इससे किसी बात का कोई टेंशन नहीं। वो दूध बेचने का काम हम लोग करते आ रहे हैं तो वो भी इस चीज को करेगा। अब देखिए आगे क्या कहता है साथियों, आगे के पार्ट में क्या कहता है, कहता है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि औद्योगिक अंधंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसके पैतृक ना होकर भले ही उनमें वह परंपरागत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बन गया है। अब देखिए क्या कहता है साथियों, कहता है कि जाति प्रथा इस प्रकार फैल गई है कि वह अपना एक पेशा जीवन भर के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। आप यादव घर में जन्म लिए, आपको दूध दोहने का काम ही नहीं आता है तो आप कैसे काम कीजिएगा, आपका काम करने में मन ही नहीं लगेगा। आप बाल्टी लीजिएगा, दूध दोहने जाइएगा, आपको वो काम करने में मन ही नहीं लगेगा तो क्या कीजिएगा, दूध बेच करके जो पैसे आएंगे उसी से तो आपका परिवार चलेगा ना। अब आपको काम में मन ही नहीं लग रहा है तो क्या कीजिएगा, जीवन भर के लिए वही काम में बंद जाइएगा, कोई और काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि सीखने का एक समय होता है। क्या कीजिएगा, 20-30 साल दूध ही दोहिएगा, फिर जब बूढ़ा होने लगेगा तो बोलिएगा कि हम जा दूसरा काम करेंगे तो कर पाइएगा, नहीं ना कर पाइएगा। इसलिए साथियों जाति प्रथा इस प्रकार बन गया है कि एक भले ही आप भूखे मर जाएं लेकिन आपको काम तो दूध दोहने का ही काम करना पड़ेगा। जिस जाति में आप जन्म लिए वही काम आपको जीवन भर के लिए करना पड़ेगा, चाहे आप भूखे मर के ही क्यों नहीं जाएं। आपका जो पैतृक पेशा होगा, पैतृक पेशा का मतलब होता है जो आपके परिवार करते आ रहे हैं शुरू से आपके परिवार दूध दोहते आ रहे हैं तो आप दूध दोहने का ही काम कीजिएगा। आप
कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप मर जाएं, हिरा जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आगे क्या कहता है। इसी कारण क्या हो रहा है साथियों, आगे कहता है इसमें कि जाति प्रथा क्या होता है कि एक बेरोजगारी का कारण बन जाता है। कैसे बेरोजगारी का कारण बनता है? आप कोई काम ही नहीं कीजिएगा तो बेरोजगार न कहलाइएगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा तो क्या, बेरोजगार ही कहलाइएगा। आगे कहता है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्धारित नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, व्यक्तित्व, रुचि का इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था करते हैं। ऐसी स्थिति संभवतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाला को दिल ना लगता हो, ना दिमाग लगता हो, कोई कुशलता व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है? अतः यह निर्धारित रूप से सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। अब देखिए साथियों, आपका जिस काम में मन नहीं लगेगा वो काम नहीं होगा। करने जाइएगा कुछ, हो जाएगा कुछ। दोहने जाइएगा दूध लेकर के बाल्टी, क्या कीजिएगा, दूध धो रहे ध्यान कहीं और है, कहीं और है। बाल्टी की जगह दूध कहाँ चल गया, जमीन पे जा रहा है। जमीन पर जा रहा है तो आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। तो यही बोलता है इसमें कि क्या, कि किसी चीज को अगर कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है तो वो काम नहीं कीजिए। वो काम अगर आप कीजिएगा तो वो काम होने की बजाय और क्या होगा, और ये बिगड़ जाएगा। अब देखिए आगे के पैराग्राफ में क्या कहता है। बस साथियों 5 मिनट और क्लास चलेगा, उसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। कुछ दिनों के बाद साथियों मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा, घबराएं नहीं। न्यू क्लास है, उसके बाद मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता है कि अब मैं समस्या के, ये देखिए भागते रहता है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। चलिए अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं जाति के विरुद्ध हूँ तो मेरे लिए दृष्टि आदर्श समाज क्या होगा। बाबा साहब कहते हैं कि मैं जाति प्रथा के विरुद्ध हूँ तो मेरे लिए आदर्श समाज यानी कि अच्छा समाज क्या होगा। तब देखिए इनका उत्तर आता है कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। बाबा साहब के अनुसार समाज कैसा होना चाहिए? समाज होना चाहिए आदर, समान, स्वतंत्रता, समानता और भ्राता, यानी कि सभी को एक समान दर्जा मिलना चाहिए। सभी को सभी चीजों करने की आजादी होना चाहिए, अपना जीवन खुल के मिले और सभी आदमी को एक समान नजर से देखा जाए। और भ्रातृत्व का मतलब होता है कि आदमी को एक दूसरे से इस प्रकार मिलजुल कर रहना चाहिए जैसे भाईचारे की तरह, कि वो मेरा भाई है, हम उसका भाई है, एक दूसरे के प्रति जान कुर्बान करें। इस प्रकार बाबा साहब का कहना है कि इसी प्रकार एक आदर्श समाज का स्थापना हो सकता है। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृ अथवा भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इसकी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सकता है। ऐसी समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अक्सर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र
केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूल्यता, समाज स्वाद जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपनी साथियों के प्रति श्रद्धांजलि व सम्मान का भाव रखें। अब देखिए साथियों, बाबा साहब एक यहाँ पे कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाईचारे का मिश्रण दूध पानी के मिश्रण की तरह यह वास्तविक रूप है। बाबा साहब कहते हैं कि भाईचारे का रूप ऐसा होना चाहिए कि अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो क्या वह पानी फिर से फिल्टर होकर के अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस प्रकार भाईचारे का होना चाहिए, यानी कि मेल जुलाप इस प्रकार होना चाहिए कि दूध और पानी को मिला दिया जाए तो उसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए समाज को भी एक ऐसा ही जीवन मिलना चाहिए जिससे कि क्या हो कि एक दूसरे को अलग ना करे, यानी कि विश्वास हो सभी में। अब देखिए साथियों, आगे क्या है? आगे है पाठ के साथ। अब देखिए 8 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगली क्लास में बताऊंगा क्या क्या ये 8 प्रश्न रहेगा, उसके बाद रहेगा ये 3 प्रश्न रहेगा और ये 4, यानी कुल मिला के साथियों अगला जो क्लास होगा इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा। तो साथियों हम लोग के एक टेलीग्राम में का लिंक दिया हुआ है जहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहां पे लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं हमारे चैनल के लिए, तो जाएं साथियों, वहां से जुड़ जाएं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।